जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग आगामी परीक्षाओं हेतु तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। ये प्रश्न 100% परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। 3-4 प्रश्न ही रिपीट बार बार होते हैं। तो ज़रूर एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। 3-4 वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ब्रटलैंड। 1987 में इन्होंने धारणीय या स्थानीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ये आपका आने वाले जो भी आपका, चाहे आप टीईटी की परीक्षा दें, सीटेट का दें, यूटेट का दें या किसी भी स्टेट का दें, या उत्तराखंड की कोई भी परीक्षाएं आपकी हो, तो या एसएससी की परीक्षा हो, वहाँ पे ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सम्मेलन किया गया, राइट आंसर होगा जोहान्सबर्ग 2002 में। दोस्तों, एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, याद जरूर होता है। और जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आते तो उसे कॉपी पेन निकाल के वन लाइनर जरूर बनाइए। बेहतर नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे और सफलता इसी वर्ष 100% आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में। अगला है दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? तो यह है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को। अगला है, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से? यहाँ पर से ऑप्शन बन जाएंगे आपके, अगर ऑब्जेक्टिव इससे बनाएंगे। तो पहला है जल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। अगला है दोस्तों, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा है दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं जल विद्युत ऊर्जा, ये क्रमशः हैं। भारत में धारणीय विकास, अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन बन जाते हैं यहाँ पर से, लेकिन अभी फैक्ट याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी बनाया जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर होगा 1982 में, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है NEERI, कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो ये है दोस्तों नागपुर में। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे छाता विधान के रूप से जाना जाता है, ये ध्यान देना। अगला है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी? तो यह है दोस्तों 1987 में। अगला क्वेश्चन है, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जिसे जाना जाता है, कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ये UPPCS में पूछा गया है। 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आप लोग जानते होंगे, अर्नस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। अगला है दोस्तों, पारिस्थितिकी के जनक किसे जाना जाता है? तो इन्हीं को, अर्नस्ट हैकेल को। अगला है आपका, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? और इसका जो आंसर होगा वातावरण और जीव समुदाय का। अगला है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो यह है दोस्तों प्रकाश पर। जो लोग कई पुस्तकों को नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये बेहतर वीडियो है कि आप इसी से बेहतर नोट्स बना सकते हो और परीक्षा में आप पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हो। अगला है, विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये भी प्रकाश की है। अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं तो तंबाकू और सोयाबीन, ये देखिए IAS में पूछा गया है। अगला है, छाया प्रिया पौधे को कहा जाता है? तो हेलियोफिलस के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोच्च ताप है, जो एंजाइम का तापमान होता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अगला है, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो यह है आपका 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगला है दोस्तों, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं, जो भारत में है 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। अगला है, स्थायी बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है, तो ये 4000 मीटर है जहाँ पे स्थायी बर्फ लाइन मिलती है। इसके बारे में भी आपको वीडियो बनाएंगे, ये लाइन होती क्या है। अगला है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है, तो ये जैविक क्रिया है। अगला है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है, तो इसे कहा जाता है बसंतीकरण। कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला है, भारत में अवनालिका शरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो यह है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। अगला है, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है, तो यह है चाइना में। अगला है, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है, तो इसे वातोट के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है दोस्तों, अधोमृदा के किस संस्तर को कहते हैं, तो संस्तर बी। अगला है, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो 5.0% इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अगला है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है, तो ये पीट मृदा है। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक ऑक्सीजन है, यह इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से प्राकृतिक ऑक्सीजन को माना जाता है, ऑक्सीन। अगला है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है, तो यह है मैग्नीशियम। अगला है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसमें पोटेशियम का जो साइन है वो के है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो इसे कोशिका जल के नाम से जाना जाता है। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये मटियार मृदा है। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती है, तो मैंग्रोव कहा जाता है। अगला है, पौधों की वृद्धि तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है, तो ये है आपका 6 से 7.5। आपको बताना है नमक जो है उसका पीएच मान कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला जो मृदा कण है वो है मटियार मृदा कण। सर्वाधिक उर्वरक मृदा एवं मिट्टी है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो कैल्सिकोल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अब हमें इकोलॉजी शब्द तो पता है, लेकिन डीप इकोलॉजी आ गया तो यह है अर्नी नेस ने 1973 में। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है, तो ये मैंग्रोव है। पूर्ण रूप तथा स्तंभ परजीवी क्रमशः ओरोबैंकी तथा अमरबेल है। कवक का किस पौधे की जड़ के साथ सहजीवी कहलाता है, तो ये माइकोराइजा। कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल सही है हाँ। अगला है, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, तो इसे अधिपातन कहा जाता है। अगला है, यूट्रिकुलेरिया, नेपेनिथिस, डायोनिशिया और ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं, तो ये कीटभक्षी पौधे हैं। आ जाएगा क्वेश्चन आपका, यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार का पौधा है, तो आंसर आएगा कीटभक्षी। अगला है दोस्तों, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, तो ये लोरेनथ है। अगला है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य चालक बल किसे माना जाता है, तो सौरिक विकिरण को। अगला है, आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। अगला है, सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम होती है, तो इसका है स्वसाम्यावस्थिक क्रियाविधि, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है,
हाँ, ये वाला हो गया था। अगला है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टॉन्सले ने। श्वसन की क्रिया है अपचायक। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम होती है? तो लाल व बैंगनी आप लोग जानते हो, विबग्योर वाला। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन और ऑक्सीकरण। अगला है दोस्तों, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीय उत्पादक कैसे होते हैं? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो इन्हें प्रीडेट्स के नाम से जाना जाता है। अगला है कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहा जाता है। प्रकृति का महतर किसे कहा जाता है? अपघटक एवं कवक है। जिसे जो अपघटक करते हैं इन्हें सफाईकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है जीवीय एवं अजीवीय घटकों का संबंध स्थापित करते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। अगला है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की मात्रा का कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो खड़ी अवस्था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में। ऑप्शन यहाँ से अलग अलग बन जाएंगे। अगला है एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित रखता है, तो खाद्य जाल कहा जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरना होता है, उसे खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा। अगला है प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने संज्ञा दी थी, क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म की संज्ञा इन्होंने दी थी। ये ध्यान देना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संज्ञा इसे दी है। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार का आपको देखिए कई लोग बुकों का अभाव होता है, तो यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो, याद भी हो जाएगा और काफ़ी फ़ायदा आपको आगामी परीक्षाओं के लिए होगा। यदि इसी प्रकार के आप पर्यावरण की वीडियो अगर आपको चाहिए, पूरा बुक करेंगे हम 4-5 भागों में, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इसी विषय पे बनाएं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें, आपको भी इसका लाभ मिले। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सभी साथियों से अनुरोध है। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।